हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नया सेगमेंट है रेजोनेंस इफेक्ट उसको देखेंगे। बिफोर इसके रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग डिटेल में समझे या रेजोनेंस को डिटेल में समझे, हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं एक्चुअल में रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी है। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार देखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं। बट एक जो है आपको एक मैं झलक दे देता हूं कि जो क्लासिकल एग्जांपल है जिसके थ्रू हम लोग रेजोनेंस को बेसिकली समझ सकते हैं, दैट इज बेंजीन रिंग। वही हमारा पुराना बेंजीन रिंग, बदमाश बेंजीन रिंग। अच्छा, इस केस में खासियत क्या थी बेंजीन की, इस चीज को समझो। ये बेंजीन रिंग है तो इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन इसका बिहेवियर डबल बॉन्ड की तरह नहीं देखा गया। चाहे आप उसमें ब्रोमीन का एडिशन कराना चाहो तो नॉर्मल जो एल्कीन था वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर दिया था, आपने देखा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में। लेकिन जब इसी बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होते हुए भी जब इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो देयर इज नो चेंजेस इन द कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर। ऐसा हुआ क्यों? ये तो क्वेश्चन बनना जो है एकदम लाजमी है कि जो है लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा होगा क्यों। अब इसके अलावा जो मेन एक्सपेरिमेंट था, इस चीज को आप समझना कि होता क्या है कि अगर नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप ऑब्जर्व करो ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिया गया है तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है। अब मैं डेटा वाइज आपके सामने रखता हूं। डेटा वाइज क्या है कि इसका अगर बॉन्ड लेंथ में बात करूं ना, इस केस में 1.33 एंगस्ट्रॉम के आसपास में आता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और इस बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए तो ये आता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इस केस में क्या होना चाहिए था, अगर ये हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, नॉट इन द बेंजीन रिंग, सम अदर केसेस में, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.33 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम है। तो इन दैट सिनेरियो होना क्या चाहिए था कि अगर मान लो इसमें बॉन्ड को ए बोलूं और इस बॉन्ड को बी बोलूं तो ए को शॉर्टर होना चाहिए था बी। बट प्रॉब्लम हुआ क्या इसमें, ऐसा क्यों हुआ कि इस जो है इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि जो बेंजीन रिंग के सभी जो बॉन्ड है ना, सब इक्वल है, राइट। ये जो डेटा है ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था फॉर द केस ऑफ द बेंजीन। ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक केस आ रहा हो कार्बन कार्बन, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व करना चाहिए था। अब यहां पे जो ये तो रहा हमारा थ्योरेटिकल, ये रहा हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसको दिखाना चाहिए था कि A इज लेस देन B। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, A इक्वल टू B, दैट इज इक्वल टू 1.40 एंगस्ट्रॉम। और ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट था। अब एक्सपेरिमेंट को तो कोई नकार नहीं सकता है, जो भी एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आया है उसको आप कैसे डिस्कार्ड कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, ये अगर थ्योरी जो है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो हम लोग जो है एक नई थ्योरी रखते हैं। यही तो केमिस्ट्री में किया जा रहा है अभी तक कि अगर एक थ्योरी फेल कर जा रही, कैसे फेल कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट जो आ रहा है सामने आपके एक्सपेरिमेंट बन के, वो एक्सपेरिमेंट उस पुराने थ्योरी को नकार दे रहा है, पूरे कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दे रहा है, तो एक नई थ्योरी बनानी पड़ रही है। यहां पे भी कुछ इसी तरीके से कहानी जाती है। जब आप रेजोनेंस को समझना चाहते हो तो मतलब रेजोनेंस यही एक तरीके से एक नई थ्योरी डेवलप की गई जो कि कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, यानी कि मनगढ़ंत कहानी है, वैसे ही रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो भी कंप्लीटली हाइपोथेटिकल का होगा। क्या इस केस में समझना आप, तो ऑब्जर्व क्या किया जाता है कि जो सभी के सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, इन द केस ऑफ बेंजीन सभी इक्वल हो। तो इन दैट केस इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक जो अनदर फैक्टर काम कर रहा है जिसको हम लोग जो है डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इसमें काम कर आते हैं। रेजोनेंस है क्या, किस तरीके से चीजें हैं, पहले एक बार इसी चीज को हम लोग कोरिलेट करते हैं कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे पढ़ा गया था, क्यों जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन का, ऐसे ही रेजोनेंस की जरूरत पड़ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस केस में, तो ये स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है टू एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। वहीं से हम लोग का रेजोनेंस का डिफिनीशन निकल के आएगा। तो यहां केस क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है नहीं, ये सफिशिएंट नहीं, जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए इसको केकुले ने जो है पहले फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था। उन्होंने एक बार जो है सपने में देखा कि जो है जो बेंजीन का आपने सुना होगा कहानी के किस तरीके से इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था, जो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। उसकी पहले तो
कई सारे जो है 200-300 स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ किए गए, और उसमें से भी जो प्रिज्मेन वाला स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ड्यू जिसका हम लोग निकाल लेते हैं, वो भी वन ऑफ दैट स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया था किसी जो है महान साइंटिस्ट के द्वारा। उसके अलावा भी और भी जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन के कंसीडर किए जाते हैं। बहुत लोग यही स्ट्रक्चर भी कंसीडर करते हैं, इसको दीवार स्ट्रक्चर। ये करेक्ट नहीं है आज के डेट में, ये कोई भी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकता इस मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो यहीं से कहानी रेजोनेंस की निकल के आती है। तो अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, जो हम लोग का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ना कहीं ये फेल कर गया। जिस तरीके से हम लोग बॉन्डिंग समझ पा रहे थे, बॉन्डिंग किस वजह से समझ रहे थे, हम लोग इस बॉन्डिंग को समझ रहे थे लोकलाइज्ड बॉन्ड की तरह ट्रीट कर रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी यहां से हिलने वाला नहीं है। तभी तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रखा। लेकिन होता क्या है इस केस में कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डीलोकलाइज करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डीलोकलाइज करता है, और जो है इस तरीके से एक नया स्ट्रक्चर जनरेट करता है, नया स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज मतलब आगे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि ये रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ठीक है। तो ये चीज है, केकुले ने जो है ड्रीम में क्या देखा कि एक जो है स्नेक है, वो अपना जो है माउस से जो है अपनी जो पूंछ है उसको जो किया हुआ है, वहां से उन्होंने जो है बहुत जगह पे ये कहानी जो है निकल के आती है कि उन्होंने जो है एक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, दिस वाज द केकुले स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। बस इसमें भी ड्रॉबैक्स था, इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट रखने की जरूरत पड़ी कि हम लोग को रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बार बात कर लेते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्यों चाहिए होगा हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग कंसीडर करना चाहें। एक सिंपल सा मैं आपके सामने लॉजिक रखता हूँ। CH4 मॉलिक्यूल पता है, आज अब जो है आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया होगा, कंसीडर कर सकता हूं कि आपको इसके बारे में स्ट्रक्चर पता होगा कि ये टेट्राहेड्रल शेप होगा, 109 डिग्री, इसका 109.8 आप बोल सकते हो, ये बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए राइट कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या, एक्चुअल मीनिंग क्यों आया, हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आप कार्बन का कंसीडर करना, बहुत बार इसको जो है कंसीडर किए, कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट में होगा 1s2 2s2 होगा, ठीक है, और 2p2 हो जाएगा, यही तो होगा ना 2p2। अगर ये 2p ऑर्बिटल है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें। एक्साइटेड स्टेट में क्या चला जाएगा, यह 2s2 है, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पा रहे हो, डील कर पा रहे हो, वैसे ही इसको है कि हम लोगों ने रेजोनेंस को कैसे जो है बॉन्ड लिया, रेजोनेंस कैसे जो है एक कॉन्सेप्ट में आया, वैसे ही जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट में आ रहा है। अब इस आइडिया को आप समझना कि एक्साइटेड स्टेट में, करेक्ट ना, इस तरीके से ये s ऑर्बिटल हो गया, 2s ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझना कि अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाता हूं इस मॉलिक्यूल में, तो फिर किस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए था, कैसे होगा। तो यहां पे कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल है, तो मान लो आपने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करा दिया लाइक दिस। कार्बन के पास एक px ऑर्बिटल है तो आपने s के साथ ओवरलैप करा दिया। एक py ऑर्बिटल है तो उसके साथ आपने इसको ओवरलैप करा दिया, ऐसा कुछ कर दिया। एक pz ऑर्बिटल है, आपने हाइड्रोजन के 1s के साथ कर दिया, ठीक है। तो इन दैट केस क्या सभी के सभी, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं अप्लाई करते, तब इस तरीके का कंडीशन जनरेट होता। तब आप क्या देखते, ऑब्जर्व क्या करते कि सभी के सभी बॉन्ड एंगल क्या, बॉन्ड लेंथ इक्वल होते क्या उस केस में। ये तो s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, ये s और p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, ये s p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, इस तरीके से कुछ, और ये s और s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। तो इन दैट केस क्या ये बॉन्ड सभी के सभी इक्वल होंगे, नहीं होते। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये सभी कार्बन हाइड्रोजन, चाहे इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, चारों के चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल। तो कहीं ना कहीं ये जो अगर हम लोग जो है विदाउट हाइब्रिडाइजेशन या विदाउट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इस कॉन्सेप्ट को रखना चाह रहे हैं, तो हम लोग गलत कर रहे हैं, तभी तो जो है प्रॉब्लम है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाता तो फिर इन दैट केस हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे ही काम चल जाता है। हाइब्रिडाइजेशन फिर हम लोग को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती, अगर ऐसे ही जो है ओवरलैपिंग हम लोग सिंपली प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर लेते तो फिर मिक्सिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती। मिक्सिंग इसलिए करना पड़ा है, मान लो कि ये मिक्सिंग हुआ, ये 4 ऑर्बिटल को जनरेट किया, sp3 जितने ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हुए उतने ही ऑर्बिटल फॉर्म करके दिया आपको। तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये क्या अब हुआ क्या कि चारों के चारों ऑर्बिटल इक्विवेलेंट है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन द टर्म्स ऑफ शेप।
सभी के सभी जो ऑर्बिटल्स है, चारों ऑर्बिटल, ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होंगे, चाहे वो एनर्जी की बात कर लिया जाए या इसके शेप की बात कर लिया जाए। तभी तो ये पॉसिबल होगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ CH4 मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना रहा है, कुछ इस तरीके का शेप दिएगा। शेप तो नहीं, एटलीस्ट मैं इसको तो कंफर्म कर सकता हूं कि हाँ सभी, अब इस केस में सभी के सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे। ठीक है, सभी के सभी जो बॉन्ड लेंथ होंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सभी के सभी इक्वल होंगे, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को तो नकारना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि CH4 में सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब इक्वल है, तो फिर इन दैट केस ये स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? और जब ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है तो प्योर ऑर्बिटल क्यों ओवरलैपिंग में जाएंगे, प्योर ऑर्बिटल जो है क्यों कंसीडर किया जाएगा? तो यानी कहीं ना कहीं मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल आप कंसीडर कर रहे हो, तभी ये पॉसिबल है कि आप जो है 4 जो है इक्विवेलेंट ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को जनरेट करो। तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्यों यहां पे भी ये सभी के सभी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं जानता कि अंदर में बेसिकली हो क्या रहा है जब बॉन्डिंग बन रहा है। किसी को नहीं आइडिया है कि एग्जैक्टली अंदर में आप जब इस बॉन्ड को बना रहे हो तो हो क्या रहा है, नहीं पता है। बट इस कॉन्सेप्ट को 1 by 1 लोग रखते गए। पहले इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, फिर उससे जो है जी नहीं भरा तो आगे जो है करते गए इस तरीके से। तो जब भी केमिस्ट परेशान होता है, एक थ्योरी अपनी जो डेवलप की रहती है और पता चलता है एक्सपेरिमेंटली उसको डिस्प्रूव किया गया रहता है, तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक नई थ्योरी रख देता है जो मे बी हाइपोथेटिकल हो सकता है, और आपके अगर थ्योरेटिकल चीजों के साथ मैच कर रहा है तो इन दैट केस दैट इज करेक्ट। और जब भी वो अगर इनकरेक्ट हो जाता है इन फ्यूचर या कभी भी, तो उस थ्योरी को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उस थ्योरी को अगर एक तरीके से बोला जाए। बट साइंस क्या है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। साइंस ये नहीं है कि आप जो है अगर गलत चीजें पढ़ाई जा रही हैं तो उसके बारे में नहीं है ना, उस सही गलत तो एक अलग जगह पे है। आपको ये चीजें सीखनी है कि कैसे उसको डेवलप किया गया है, किसी ने उसको स्ट्रगल कैसे किया उस चीज को फाइंड आउट करने में, या एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहा होगा। उसी साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करना है, और कुछ नहीं सिखाता है साइंस में। ऐसा नहीं कि आप जो है फर्स्ट टाइम में आप सभी चीजें सही जान जाओगे। थोड़ा सा चीजें सीखने के लिए आपको जो है मतलब करेक्ट तो हम लोग नहीं, कभी भी हम लोग जो है जानना चाहें तो इम्पॉसिबल है कि सभी चीजें एग्जैक्टली जान पाए करेक्ट वे में, राइट। बट किस तरीके से अप्रोच जा रहा है, किस तरीके से सोच जा रही है, वो सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं। आइए तो बात करें इसमें। देखिए आप, तो ये दो कहानी रही, एक तो रेजोनेंस का, आई थिंक आप कोरिलेट कर पा रहे हो इन चीजों को, कि हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट देना पड़ा हाइब्रिडाइजेशन का, तभी ये पॉसिबल है कि हम लोग जो है इक्विवेलेंट ऑर्बिटल को जनरेट कर पाए। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं रहता ना। फिर आप क्या देखते, जब टेस्ट करते तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्टर होता और जो है और 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ कुछ और होता, जिसमें p ऑर्बिटल ओवरलैप किया होता है s ऑर्बिटल के साथ, तो उसका जो है बॉन्ड लेंथ अलग होता है। जो s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगा उसका बॉन्ड लेंथ अलग होता है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। यहां से इसकी बात कर ले, इसकी बात कर ले, सभी इक्वल है। यही कहानी रेजोनेंस के केस में कुछ उसी तरीके से कोरिलेटेड है। जब मैं देख रहा हूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट, ये स्ट्रक्चर अब मुझे नहीं पता है ना कि दैट इज करेक्ट स्ट्रक्चर आर नॉट, बट इसको तो पहली बार इन्होंने जो है देखा, जिसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैच कर गई, बट इसमें भी कुछ जो है फ्लॉज थे। मैंने पहले भी आईपैक नोमेनक्लेचर में आपको मेंशन किया कि ये जो है बेंजीन को करेक्टली नहीं रिप्रेजेंट करता है, करेक्टली ये रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इसके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन है, इसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज है। अब फ्लॉज कहां से निकल गया, तो इन्होंने उस फ्लॉज को बताने के लिए एक तरीके से कि बेंजीन में कुछ ना कुछ ऐसी फिनोमिना अकर हो रही है जो हम लोग को नहीं पता, राइट। फिनोमिना हम लोग इस बेसिस पे अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे दोनों के दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है। और नॉट ओनली दिस, जितने भी हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में आपने रिएक्शन देखा होगा जो नॉर्मल एल्कीन के साथ में, वो आप बेंजीन के साथ ऑब्जर्व करना चाह रहे थे तो नहीं हो रहा था। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हम लोग जो है मिस कर रहे हैं, तभी उस चीज को, तो वहां से ही एक तरीके से आप बोलो तो आपका जो रेजोनेंस है वो निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है। अब मैं एक पार्टिकुलर रेजोनेंस का डिफिनीशन रखना चाहूंगा आपके सामने कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप बोल दो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जिसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो बाय वन स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो उस पॉसिबल नहीं है कि आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। हो सकता है किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, ठीक है।
तो यहीं से एक डिफिनीशन निकल के आता है फॉर द रेजोनेंस के लिए। क्या डिफिनीशन है कि देयर आर मेनी कोवेलेंट कंपाउंड, देयर आर मेनी कोवेलेंट कंपाउंड्स for which a single structure, लिखना आप साथ साथ में, for which a single structure is not sufficient, single structure is not sufficient to explain all properties of molecule, एक सिंगल स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है सभी प्रॉपर्टीज को, मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे यहां पे इसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर लो, रिएक्शन की बात कर लो, अब कहां एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि ये बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा है? कहां एक्सप्लेन कर पाए? अभी तक नहीं कर पाए। आपने बस बोल दिया कि बेंजीन रिंग का जो वाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज है, तो भी करेक्ट। अभी आधी चीजें आपने सीखी है चीजों को, ठीक है। तो देयर आर मेनी कोवेलेंट कंपाउंड फॉर विच अ सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल एंड रिक्वायर्ड more than one structure to explain its all properties। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो फिर आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो है हाइपोथेटिकल होंगे या रियल होंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। टू एक्सप्लेन इट्स ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर्स, ऐसे लिख सकते हो, दिस स्ट्रक्चर्स, इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, इसी को हम लोग टर्म बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या आप इसी को बोल सकते हो और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एक ही चीज के नाम है सब, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आप चाहे उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलो, बात सभी के लिए सिमिलर चीजों के लिए अप्लाई की जाती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस आर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमिना, इसी फिनोमिना को कि अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए रख रहे हैं, तो इन दैट केस उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, एंड दिस फिनोमिना is known as रेजोनेंस। किस फिनोमिना को? कि मोर देन वन स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जा रहा है टू एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, राइट, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए। तो देयर आर टू मेनी कंपाउंड्स, आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा होगा, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट वहां पे भी थोड़ा बहुत सीखा होगा आपने, जहां पे कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो। मैं आपके सामने बेंजीन का ही रखता हूं, बेंजीन का एक सिंपल सा एग्जांपल रखता हूं। बेंजीन के केस में क्या है, देखो, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, दूसरा, ठीक है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहां पे डबल हेड एरो जो है इस्तेमाल करते हैं, डबल हेड एरो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे ही यूज करना, डबल हेड एरो, दोनों साइड में ये हेड, ये इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि एक जो है दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये भी फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बट प्रॉब्लम क्या है, नाइदर ये स्ट्रक्चर रियल है, ये केवल और केवल हम लोग पेन पेपर पे ही बना रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे ही बना रहे हैं, उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, नाइदर इस स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस है।
बट क्या केस है कि जो हमारा रियल एग्जिस्टेंस का मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मींस अपने पोजीशन पे ना रखे जो है पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मूव कर रहा है, डीलोकलाइज्ड ऐसे वर्ड आप जो है कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो हम लोग करते हैं ये कंसीडर करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और इसको कंसीडर किया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ठीक है, ये हो गया RS1 2 आप किसी को भी बोल सकते हो, और इसको बोला जाता है मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 आप किसी को कंसीडर कर दो। ये जो रियल स्ट्रक्चर होता है ना उसको बोला जाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये रियल स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं इसको, और ये रियल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बोलेगा सर कि कोई डायरेक्टली इसी को क्यों कॉन्सेप्ट क्यों नहीं रखा, इस चीज को क्यों नहीं बताया कि डायरेक्टली यही स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो। हाँ, ड्रॉ आप यही से करो, बट इसको इस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आपको दो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं एक सिंपल सा एनालॉग रखता हूं। ठीक है, होगा। अब पहले ये करेगा क्यों, ये चीज समझ पा रहे हो क्यों करेगा, क्यों जो है इसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहेगा। बिकॉज डीलोकलाइजेशन से क्या होगा, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। सभी मॉलिक्यूल्स वही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, तो वही केस है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहा है, पूरे जो है मॉलिक्यूल्स पे डीलोकलाइज हो रहा है। एक सिंपल सा एनालॉग इसका है कि आप मान लो कि जो है 6 स्टूडेंट ऐसे जो है एक सर्किल में बना के खड़े हुए, तो अगर मैं एक स्टूडेंट पे कई सारे बुक्स रख दूं ऊपर में सर पे, तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर जो है लोड ज्यादा होगा। मान लो 6 बुक्स हैं, मोटी मोटी बुक्स हो गई, ठीक है, तो उसको उसके ऊपर सभी बुक्स रख दिया जाए, लोड ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो कि उसी को मैं क्या करूं, जो 6 बुक्स हैं मोटे मोटे, उस बुक्स को एक एक के रूप में ऊपर रख दूं, तो ऑब्वियसली उसका जो लोड होगा, जो बुक्स का लोड होगा सब पे शेयर किया जा रहा है, उतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होगा एक के ऊपर, यानी आप जो सिस्टम बन के आएगा वो स्टेबलाइज होगा। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो रियल स्ट्रक्चर है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, बिकॉज देखो अगर इसको कंसीडर करना है तो हम लोग को जो अभी तक कंसीडर किया गया, जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया हुआ है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग जाएंगे। तो बोल दिया गया कि ये स्ट्रक्चर इन दोनों के मिलने से एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, बट नो नाइदर ये एग्जिस्ट कर रहे नाइदर ये एग्जिस्ट कर रहे। एक और सिंपल सा एनालॉग रखता हूं कि ऐसा किस तरीके से है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके सामने है एक जो है आपसे पूछा गया कि जो है आप बताओ कि जो काजीरंगा आप जाओगे तो आपको राइनोसोरस मिलेगा। ठीक है, अगर उसको आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो कि एक्चुअल में राइनोसोरस दिखता क्या कैसा है, राइनोसोरस जो है आपको जो है बताना है कि राइनोसोरस कैसे दिख रहा है, तो आप करोगे उस केस में क्या कि उस केस में आप जो है कंसीडर करोगे कि 2 एनिमल्स कंसीडर कर लो जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 2 एनिमल्स क्या ले सकते हो, जैसे मुझे राइनोसोरस बताना है कि जो है उसका किस तरीके से बॉडी शेप है, ठीक है, या किस तरीके से उस चीज है, तो आप जो है उस केस में कंसीडर क्या करोगे, 2 चीजें कंसीडर कर सकते हो। एक तो यूनिकॉर्न हो जाएगा, यूनिकॉर्न जो है आपको पता है कि जो है 1 सिंग वाला एनिमल होता है, लेकिन वो हाइपोथेटिकल एनिमल्स होता है। दूसरा एनिमल्स कंसीडर करोगे दैट इज आप जो है बोल सकते हो ड्रैगन। दोनों हाइपोथेटिकल है, दोनों का कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो कि बेसिकली राइनोसोरस दिखता कैसा है, तो आपने 2 हाइपोथेटिकल एनिमल का एग्जांपल ले लिया। एक यूनिकॉर्न मतलब सिंगल सिंग वाला जो होता है वैसा ही तो दिखता है फ्रंट पार्ट, एक बोल दिया आपने ड्रैगन बोल दिया। ठीक है, तो ड्रैगन के केस में आप क्या देखोगे कि उसका जो बॉडी शेप है वैसा मिल रहा है। तो राइनोसोरस का वही कहानी है, क्या अगर आप जो है ले तो इसमें यूनिकॉर्न प्लस ड्रैगन, तो यही मैं बोल सकता हूं। जैसे यहां पे आप क्या बोल रहे हो कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर ये है, इस रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इन दोनों का हेल्प लेना पड़ा। जैसे अगर मुझे राइनोसोरस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, एक्चुअल में एनिमल किस तरीके से दिख रहा है, तो आप यूनिकॉर्न या ड्रैगन का हेल्प ले सकते हो, करेक्ट ना। तो ये हो जाएगा आपका केस। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग लिखते चलते हैं रिगार्डिंग द रेजोनेंस जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको जो है फ्रीक्वेंटली हो सकता है इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सके। जैसे आप लिख लेना इसको, पॉइंट बाय पॉइंट मैं लिखा देता हूं आपसे कि ये जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर नॉट अ रियल एग्जिस्टेंस, उसका कोई पॉसिबल नहीं है, दे आर जस्ट एन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर।
कॉन्सेप्ट भी हाइपोथेटिकल है, जो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं दैट इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। और साथ साथ में जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर आल्सो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या हुआ कि देयर स्ट्रक्चर इज ओनली पॉसिबल ऑन द पेपर और बोर्ड जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बट उसमें मॉलिक्यूल्स रियल एग्जिस्टेंस उसका उसमें नहीं है। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट आप लिखना, क्या मैंने बोला, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग इंपॉर्टेंट है ये, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, hypothetical and they only exist on paper। आप जब ड्रॉ कर रहे हो तभी तक इसकी कहानी है, इसका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, मीनिंग नो रियल एग्जिस्टेंस इज देयर, नो रियल एग्जिस्टेंस आर देयर, ठीक है, नो रियल एग्जिस्टेंस इज देयर। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आपने बोला बेंजीन के केस में, तो ये स्ट्रक्चर भी हाइपोथेटिकल है, जो अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ऑल हम लोग केमिकल रिएक्शन जब दिखाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज रेजोनेंस हाइब्रिड से दिखाना रिएक्शन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है फॉर रिएक्शन के लिए, बट ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। तो और एक पहले हम लोग बोलते हैं कि ये एक फॉर्म ये भी हो सकता है, लाइक दिस, ये फॉर्म भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब जो रियल स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर इन दोनों के एक तरीके से कंट्रीब्यूशन आप बोल दो, दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा दैट इज आवर रियल स्ट्रक्चर। तो वही मैं बोल रहा हूं कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, यानी मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि दिस टू स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। और जो रियल स्ट्रक्चर है दिस इज आवर रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये केस हमारे दिमाग में बन के आता है कि जो रियल स्ट्रक्चर है वही, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक ही फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो नहीं कहीं उसके सारे फॉर्म होंगे, एक ही फॉर्म है। जो रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग का ये है, ना कि ये दोनों। ऑल दो इसको यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि गलती कर रहे हैं, इसको यूज किया जा सकता है फॉर द रिएक्शंस के लिए, बट ध्यान में रहे कि दिस इज आवर रियल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। अच्छा, उसके अलावा क्या पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। तो जो रियल स्ट्रक्चर है ना, द रियल स्ट्रक्चर, क्या मैंने बोला, द रियल स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ, द रियल स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको जो है आगे आरएस लिखने जा रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उनके कंट्रीब्यूशन से जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो स्ट्रक्चर जो हम लोग का रियल स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं द रियल स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का वर्ड आपने सुना होगा, हाइब्रिड मींस ऐसा चीज जो मिक्स करके बना, जैसे आप मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बोलते थे, हाइब्रिडाइजेशन उसको वर्ड दिया आपने, तो इसलिए इसको नाम दिया गया रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब इन दोनों के स्ट्रक्चर में, मतलब क्या हुआ कि आपका जो रियल स्ट्रक्चर है ना, उसकी आधी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही है, आधी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही है। हो सकता है ये चेंज हो सकता है, वेरी वेरी, मैं जब बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं तो 50-50% कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो आप, क्या मैंने बोला, द रियल स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मीनिंग बोलने का मीनिंग एक समझना, एक मैं फंक्शन लेता हूं साई फंक्शन, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग जो है बीटेक में इसको जो है कंसीडर करते हैं, जब प्रैक्टिकल वगैरह, तो वहां पे ये चीजें आती हैं जब हम लोग वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की क्लासेस करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये साई अगर मान लो कि एक फंक्शन मैंने लिया जो इस पार्टिकुलर रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साई इज द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर।
इसका कुछ कंट्रीब्यूशन जाएगा, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं C1 Psi1 प्लस C2 Psi2, ठीक है। C1 Psi1 प्लस C2 Psi2, इन दोनों स्ट्रक्चर को सेम नहीं, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं इसको Psi1 से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको Psi2 से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा Psi, एंड दिस Psi इज द कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, ये इसका वेट दिखाता है, कितना इसका कंट्रीब्यूशन किया है, जिसका कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन जाएगा। देखो तो मेन मैंने क्या बोला, क्यों ऐसा हो रहा है कि मॉलिक्यूल सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली वन रीजन, दैट इज द स्टेबिलिटी। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन साई फंक्शन है ना, थोड़ा सा हाई लेवल लग रहा होगा कि ये फंक्शन वगैरह कहाँ से आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस चीज पे ध्यान ना देकर ये समझो कि जो है कुछ एक स्ट्रक्चर था, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन गया रियल स्ट्रक्चर में, कुछ अनदर स्ट्रक्चर था, उसका कंट्रीब्यूशन गया कुछ स्ट्रक्चर में। तो ऐसा कुछ केस है कि इनका जो है कंट्रीब्यूशन इस तरीके से आएगा। अगर मान लो और भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो और भी कंट्रीब्यूशन वैसे ही लिखा जा सकता है। C1 C2 C3 ये सब क्या दिखाएगा, कि जो कोफिशिएंट, ये तो Psi1 Psi2 क्या दिखा रहा है, बोल सकते हो कि वेव फंक्शन फॉर दिस मॉलिक्यूल, वेव फंक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। मैं पूरे मॉलिक्यूल्स को एक वेव फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ this molecule, Psi1 is the wave function of this structure बोल सकते हो, Psi2 is the wave function of this structure and the Psi is the wave function for real structure। अब इसका कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन जा रहा है, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, दोनों लुक्स लाइक अ सेम। अब बोल सकते हो 50% इसका कंट्रीब्यूशन, 50% इसका कंट्रीब्यूशन। इसी वजह से तो जब हम लोग बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं ना 1.33 प्लस 1.54, अगर आप इसका एवरेज लो किसके आसपास में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 1.44, ठीक है, उसके जस्ट नियर बाई वैल्यूज आ रही है, राइट, जितना जो है उसका बिटवीन है। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन आ गया, इसका कंट्रीब्यूशन आ गया, इसकी वजह से ये रियल स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बोला, द रियल स्ट्रक्चर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। अब देखो, अब इनका कंट्रीब्यूशन किस प्रोपोर्शन में जाएगा, ठीक है, जो रियल स्ट्रक्चर है उनका कंट्रीब्यूशन किस, रियल स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैसे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा जा सकता है, द मोर स्टेबल, अभी हम लोग देखेंगे आगे कि स्टेबिलिटी कैसे देखा जाएगा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में। द मोर स्टेबल आरएस यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर contribute more, the more stable RS contribute more in real structure or high resonance hybrid, in real structure of the molecule, real structure of molecule। और जो least stable होगा, and least stable RS contribute उसी प्रोपोर्शन में, ये इनका कंट्रीब्यूशन है, C1 C2 कंट्रीब्यूशन है। जैसे आपने बेंजीन में बोला दोनों तो सेम दिख रहा है, दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम होगी, तो Psi1 का 50%, Psi2 का 50%, दोनों के कंट्रीब्यूशन से 1/2 Psi1 लिख सकते हो, 1/2 Psi2 लिख सकते हो इस केस में। देन लिस्ट स्टेबल RS कंट्रीब्यूट लेस इन रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, या आप बोल सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द मॉलिक्यूल। जो है रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो हो सकता है इसकी ये जो कंट्रीब्यूशन है ये वेरी करे, इस केस में तो 1/2 आ रहा है। हो सकता है ऐसे भी पॉसिबिलिटीज आ जाए कि कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल ना हो, स्टेबिलिटी वाइज इसका वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दैट केस ये ध्यान रखना कि हम लोग जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड को अगर जनरेट करना है यूजिंग दिस 3, मतलब अगर RS आ रहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, अगर आपको इससे रिप्रेजेंट करना है तो इन दैट केस क्या करना, आप इस तरीके से सिंबल यूज कर लेना टू रिप्रेजेंट द रियल आर रेजोनेंस हाइब्रिड, अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप यूज कर लेना। फोर्थ एक पॉइंट है हमारा, फोर्थ वन क्या बोल रहा है, the real structure is most stable, the real structure is the most stable structure among all structure, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो, रियल तो एक ही है,
तो जो है द रियल स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने बोला ना कि रेजोनेंस क्यों दिखा रहे हैं हम लोग, रेजोनेंस फिनोमेना क्यों दिखा रहे हैं, सच दैट मॉलिक्यूल की जो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उस पर जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये स्टेबल नहीं होंगे, उतना स्टेबल नहीं होंगे। क्यों बोल रहा है, देखो आप तो मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है कि अपनी स्टेबिलिटी को गेन करे किसी तरीके से। उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया और इस फॉर्म में आ गया। डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसमें कंसीडर किया जा रहा है, तो होगा क्या, रियल स्ट्रक्चर डिलोकलाइज मींस अपने जगह पे न रह के पूरा मूव कर रहा है। यहाँ पॉइंट क्या निकल के आता है, द रियल स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग ऑल द स्ट्रक्चर। जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी आरएस होंगे, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आपका रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि रियल स्ट्रक्चर होगा। अब इनके कंट्रीब्यूशन मतलब मेनली ये रहता है कि जब हम लोग करते हैं ना कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, ऐसा काम किया जाता है कि जो डिफरेंट जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हाइपोथेटिकली ड्रॉ करते हैं, यानी कि उसका वेव फंक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब करते क्या है, हम लोग सच दैट ध्यान रखते हैं इसको C1 C2 में वेरिएशन करते हैं। मान लो कि कई सारा वेव फंक्शन है तो C3 एंड सो ऑन ऐसा हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं इस वेव फंक्शन में चेंजेस मतलब अपने हिसाब से करते हैं सच दैट इसका जो है एनर्जी हो वो मिनिमम हो जाए, यानी ये मिनिमा पे पहुंच जाए। ऐसा वर्क हम लोग ये काम करते हैं सच दैट कि ये फंक्शन मिनिमाइज किया जा सके। तो हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन कुछ अलग जाए, इसका कंट्रीब्यूशन कुछ अलग जाए, और डिफरेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से एक जो हमारा रियल स्ट्रक्चर है वो जनरेट हो पाए। तो हम लोग तो वो कंप्यूटेशनल बेसिस पे करते हैं, बट मॉलिक्यूल के केस में भी यही होता है कि कुछ परसेंट इसका कंट्रीब्यूशन है, कुछ परसेंट इसका कंट्रीब्यूशन है, और उस दोनों के कंट्रीब्यूशन से आपको रियल स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है अमंग ऑल द स्ट्रक्चर। जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उसमें सबसे मिनिमम एनर्जी इस रियल स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये बात समझ में आती है, सिंपल सा बात है कि इन केस में आप जो है ये कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको आप। तो ये तो रही रेजोनेंस की बात। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेजोनेंस किस मॉलिक्यूल के अंदर देखा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है सभी मॉलिक्यूल्स। हम लोग ने बोला कि देयर आर मेनी कंपाउंड फॉर विच वन स्ट्रक्चर विल बी नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। तो ऐसे जो है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो वही से क्वेश्चन निकल के आता है कि रेजोनेंस होगा तो कहां पे पॉसिबल होगा। तो यहां पे आप कंसीडर कर सकते हो इस केस के लिए, जैसे अगर मैं मेंशन करना चाहूं आपसे कि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे, राइट, तो यहां पे लिख सकते हो, राइट, वेयर द रेजोनेंस इज पॉसिबल, वहां पे लिखना आप द सिस्टम। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है जहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है, उसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। द सिस्टम विच आर कॉन्जुगेटेड, मतलब सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो। ठीक है, कॉन्जुगेटेड हो, अभी मीनिंग समझते हैं कॉन्जुगेटेड का क्या मीनिंग हुआ। द सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड, ऐसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, आप लिखना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के क्राइटेरिया को कौन सा मॉलिक्यूल फुलफिल करेगा वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। द सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड, मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी सिस्टम को रेजोनेंस दिखाने के लिए, रेजोनेंस फिनोमेना दिखाने के लिए। द सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड, आप लिख सकते हो, या इसी को मैं ऑर्बिटल के टर्म्स में बोलना चाहूं, हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना चाहेंगे। द सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड, और आप लिखना चाहो पैरेलल p ऑर्बिटल, पैरेलल p ऑर्बिटल आर हैविंग, so is conjugated are having, ऐसे लिख सकते हो, are having parallel p orbital, parallel p orbitals overlapping to each other, overlapping to each other। ठीक है, दोनों में से जो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल को अगर ड्रॉ कर पा रहे हो आप, p ऑर्बिटल को विजुअलाइज कर पा रहे हो, तब तो आप ज्यादा एप्रोप्रिएट यही डिफिनीशन रखोगे कि क्या हो कि मॉलिक्यूल के अंदर पैरेलल p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो और आपस में ओवरलैप कर रहा हो, तब इन दैट केस उस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड बोल सकते हो। उसी का अदर वर्ड है बोलने का मीनिंग। मेरा बोलने का मीनिंग ये हुआ कि ये जो टर्म्स है ना, पैरेलल p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग टू ईच अदर, इसका एक अनदर वे है बोलने का। अच्छा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अगर एग्जांपल दें, देखना आप ध्यान से,
ठीक है। हम लोग अभी ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे लेटर ऑन, जब एक एक सिस्टम को हम लोग कंसीडर करेंगे। एक हाउ द पैरेलल पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, हाउ द पैरेलल पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले तो जान लें हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फिर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम में भी एंटर करेंगे, चीजों को समझेंगे वन बाय वन सिस्टम, तब हम लोग जाएंगे किस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड बोला जाएगा। ठीक है, देखो एक तो सिंपल सा केस होता है, एक सिंगल सा केस में बोलूं, ये डबल बॉन्ड रहा, इसके साथ जो एटम जुड़ा हुआ हो, देखना आप ध्यान से, ये डबल बॉन्ड, इससे सिंगली बॉन्डेड एक एटम ए जुड़ा हुआ हो, इस एटम के पास क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करे तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। इसके पास या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, या पॉजिटिव चार्ज हो जाए। इसके साथ में बी एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बनाना शुरू कर, ये एटम डबल बॉन्डेड सिंगली बॉन्डेड ए एटम के साथ जुड़ा हो, जिसके साथ डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, ये क्राइटेरिया हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इसमें, तब भी पॉसिबल है। उसके अलावा हो सकता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज, या हो सकता है ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो सिस्टम बन के आता है ना, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम की क्राइटेरिया में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या मैंने बोला कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप बॉन्ड से मत कोरिलेट करना, ये बॉन्ड नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं कि किस तरीके से एप के ऊपर ये पॉसिबल अगर केसेस जनरेट होता है, क्या क्या, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, लोन पेयर हो जाए, निगेटिव चार्ज हो जाए, या ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इन दैट केस ये कंसीडर किया जाएगा कि द सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, या तो आप अगर इसको दिखाना चाहो तो ऐसे समझ लो कि कार्बन कार्बन ऐसा केस हो जाए। ठीक है, एग्जांपल आप कंसीडर कर लो, किसका, कार्बन सिंगल कार्बन, कार्बन सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा केस हो जाए। उसके अलावा मान लो ये आपने डबल बनाया और उसके साथ आप ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो लाइक दिस, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल। ठीक है, पाई बॉन्ड। अभी ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज यानी कि वैकेंट पी ऑर्बिटल हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हो ये भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही कंसीडर होगा। ठीक है, ये हुई बात। नेक्स्ट और भी केसेस है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, मान लो आपने लिया यहाँ पे NH2 ले लो, जिसके पास लोन पेयर ऑफ कोई भी एटम हो सकता है इस तरीके से। यहां पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कार्बन ही हो, या आप ABC कोई भी एटम ले सकते हो। ठीक है, उस सिस्टम को हम लोग कॉन्जुगेशन में कंसीडर कर रहे हैं, बशर्ते कि ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करें, डबल सिंगल डबल, ये सभी को आप डबल बॉन्ड ही बोलूंगा ना, डबल सिंगल डबल, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या देखा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बस ये आप देख रहे हो, इस वाले कार्बन पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो डबल सिंगल डबल ऐसे बोल सकते हो। उसके अलावा देखो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, निगेटिव चार्ज हो जाए, जैसे आप ये केस ले लो। ठीक है, ये कहीं पे भी मॉलिक्यूल के अंदर इतना अगर पार्ट आ गया ना तो दे विल बी कंसीडर्ड द कंजुगेशन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे केसेस भी। अच्छा, उसके अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे ये केस कंसीडर कर लो। ठीक है, ऐसा केस हो जाए, या हो सकता है आपका ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो जाए। ऐसे जो है और भी एक दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, बट मेजर आपको यही चीज देखना होगा, क्या ये कॉन्जुगेशन मेजरली आपको देखना पड़ेगा, लोन पेयर वाला या निगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। बट ऐसे सिस्टम भी आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल, ये भी कॉन्जुगेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से पहचानने का तरीका है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बिकॉज अगर आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर कैसे बताओगे कि रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं। तो फॉरमोस्ट जो क्राइटेरिया आपको नेसेसरी होगा ये बताने के लिए कि रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखना होगा। और एक मैं सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, ए डबल बॉन्डेड बी के साथ जो सी एटम सिंगली बॉन्डेड जुड़ा हो, या सी डबल बॉन्ड बनाया हो किसी अनदर डी एटम के साथ में, या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो अनदर डी एटम के साथ में, या हो सकता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाए, इसके पास हो सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके साथ हो सकता है निगेटिव चार्ज हो जाए, या इसके पास ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। कोई भी अगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, दैट सिस्टम विल बी कंसीडर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। समझ में आती है बात। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सिस्टम को देखते चलते हैं। उसमें ये वाला पार्ट अभी भी आपका रह गया, हैविंग पैरेलल पी ऑर्बिटल।
ओवरलैपिंग टू ईच अदर, वो भी तो दिखाना होगा ना, तभी आप कंसीडर करोगे। तो इस केस में हम लोग वही करेंगे कि जो है 1 by 1 सिस्टम कंसीडर करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो भी चीजें उससे निकल के आएंगी हम लोग जो है देखेंगे कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को ड्रॉ करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। देन हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में जाएंगे, स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे कि अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाएगी, और उसके बाद हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ मूव कर जाएंगे। बट ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि रेजोनेंस कहाँ में पॉसिबल है। लोग को पता ही नहीं रहता कि रेजोनेंस कहाँ दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो 1 by 1 सिस्टम कंसीडर किया जाए, देखना आप ध्यान से। ठीक है, जिस बेसिस पे हम लोगों ने कंसीडर किया है, आप देख सकते हो कितने सिस्टम, 6 to 7 सिस्टम बन रहे हैं। यही केसेस हैं जिसमें मोर इंपॉर्टेंट ये वाले होते हैं जिसमें लोन पेयर हो जाए, निगेटिव चार्ज, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड का कंजुगेशन, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन, ऐसा केस हो जाए, इसको बोला जाता है, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, एक अगर सिंपल वर्ड बोलना हो तो इसको आप बोल दो कि पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जो आपस में ओवरलैप करे। देखते हैं उसको जब ऑर्बिटल डायग्राम कंसीडर करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो सिस्टम फर्स्ट में हम लोग क्या कंसीडर करने जा रहे हैं कि डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और ये है इसको बोलने का, या ऐसा लिख सकते हो कि पाई बॉन्ड का जो कंजुगेशन है किसके साथ में, पाई बॉन्ड विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसके साथ में कंजुगेशन हो जाए। ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा इसको डिटेल करेंगे कि ऑर्बिटल है इसका कैसे बन के आ रहा है। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। CH2 डबल बॉन्ड, सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने ये है। ठीक है, प्रोपीन कार्बोकैटायन। अब देखो इस केस में होगा क्या, अब खुद देख लो बना के कि इलेक्ट्रॉन में किधर मूव करा, किधर मूव करेगा। ये देखो बेसिकली होता क्या है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, ये रीजन को समझना आप कि मॉलिक्यूल्स के लिए कभी भी ये जो सिस्टम है ना इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो जाए या लोन पेयर हो जाए, निगेटिव चार्ज हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, ये ऑलवेज प्रॉब्लम की तरह है। राइट, जैसे हम लोग बोलते हैं दुख, अब दुख को जितना बांटोगे वो कम होगा। राइट, दुख ये मॉलिक्यूल्स की ये जो है सैडनेस है, इसको आप जितना ज्यादा शेयर कर पाओ उतना ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ कहानी भी वैसे ही काम कर रही है कि जब केस क्या है कि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि लूजली हेल्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से तो लूजली हेल्ड है, तो करेगा क्या इस केस में कि पाई इलेक्ट्रॉन इसको डीलोकलाइज कर देगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है, इस तरीके से डीलोकलाइज कराया जा सकता है। तो देखो यहां से जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा ये कुछ इस तरीके से होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे ये दे देगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, और कोई नहीं पॉसिबल है। ये सिस्टम पहले तो पहचान में आना चाहिए कि ये सिस्टम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है। डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज है ना, डबल बॉन्ड और इसके कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से एक अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे मॉलिक्यूल का क्या फायदा, मॉलिक्यूल क्यों करना चाह रहा है, बिकॉज अब देखो पॉजिटिव चार्ज इस पे भी है, इस पे भी है, दोनों पे डिस्पर्स हो गया। एक तरीके से मैं बोलूं अगर आप इसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड की बात करो तो ये कुछ इस तरीके से होगा, CH2 CH CH2 और इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इसको दिखा देता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी डीलोकलाइज है। शायद इस पे आप प्लस हाफ देखोगे, प्लस हाफ इस पे देखो। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिस्पर्स हो जाएगा ओवर द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दुख बांटो दुख कम हो गया। मॉलिक्यूल के केस में भी यही है। राइट, मॉलिक्यूल के केस में आप क्या देख रहे हो कि दुख बांट रहे हो तो जो है मॉलिक्यूल का दुख कम हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है दो पार्ट में ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, दो एटम के बीच में शेयर कर दिया जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से स्टेबिलिटी। अच्छा, इसके ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, समझना इसको ऑर्बिटल डायग्राम कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि जो वैकेंट पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का वैकेंट पी ऑर्बिटल का साथ हो, या एक तरीके से ये बोलने का मीनिंग हुआ कि पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। समझना इस बात को। तो यहां मैंने हाइड्रोजन लिया इस तरीके से, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन CH2, पॉजिटिव चार्ज दिखाने का मीनिंग क्या हुआ कि इसके पास में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल लाइक दिस इज द वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया वैकेंट पी ऑर्बिटल। और एक किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, जो पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड बना किससे होगा, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के साथ। आप देख पा रहे हो
ये ओवरलैप किया होगा तो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरीके से। ये इसको मैं ऐसे जो है ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड मत समझना, ये दोनों के ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये ओवरलैप कर रहे हैं दोनों पी ऑर्बिटल, तो एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अब देखो जो सिस्टम मैंने बोला था कि द सिस्टम शुड हैव द कॉन्जुगेशन, यानी कि ये हो जाए, या इसी को अनदर वे में बोलने का क्या मीनिंग है कि पैरेलल पी ऑर्बिटल हो, दिस ऑर्बिटल, ये एक तरीके से ये पी ऑर्बिटल इसके पैरेलल है, ये पी ऑर्बिटल इसके पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है एक दूसरे से, तभी ये सिस्टम हम लोग उसी सिस्टम के अंदर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट देख सकते हैं। या एक अनदर वे से आपको बोलने का मीनिंग है कि आप उसी को बोल सकते हो कि उसमें उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोला जा सकता है, जिसमें पी ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करे। तो सिंपल सा केस है, क्या करना, आप इस पाई बॉन्ड को इधर मूव करा दो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो डबल हेड एरो दिखाओगे, ठीक है। तो मैं इसका बेसिकली ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो रहा सिंपली, आप जो है ऑर्बिटल डायग्राम से थोड़ा और क्लियरली समझ में आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। लेकिन अगर देखो तो मेनली आपको यही ड्रॉ करना होगा, आगे के जितने भी एग्जांपल लेंगे, बट ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी इस चीजों को समझ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अच्छा, इसको मैं फिर से ड्रॉ करूं। अब थोड़ा कहानी कुछ अलग, कहानी कुछ इस तरीके से है। CS2 यहाँ पे है आपका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है जो अब आपस में ओवरलैप कर गए हैं और क्या बना दिया है, एक पाई बॉन्ड बना दिया। ये यही तो था, पाई बॉन्ड और वैकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में। अच्छा, फिर यहाँ का पी ऑर्बिटल क्या हो गया, ये फिर से वैकेंट हो गया, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये केस हो गया। अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड को आप कैसे दिखाओगे, तो जो है मैं बोला कि अगर रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाना है तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो और रेजोनेंट हाइब्रिड को दिखा दो। कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी पी ऑर्बिटल ऐसे लिख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। इस पे आ गया आपका डेल पॉजिटिव, एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज अब नहीं आएगा ना, चार्ज कम हो गया, डेल पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, डेल पॉजिटिव इस पे आ गया, क्लियर है। इस पे जो है मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो प्रॉब्लम था मॉलिक्यूल का सैडनेस था वो कम हो गया तरीके से। जो चार्ज था, चार्ज ही तो प्रॉब्लम होता है, चार्ज इस पे क्या हो गया, पूरे ओवर द मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हम लोग केसेस देख पा रहे हैं इसके जो है पहला जो सिस्टम है। आगे हम लोग इस पे एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते चलते हैं। आपको क्या करना है, इस वाले सिस्टम में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना। आप अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, उतना ही आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म में चीजें आसान होती जाएंगी। तो करना क्या है आपको कि हर केसेस में जो है आप जो है हर सिस्टम में जो है ड्रॉ कर रहा हूं उसमें आप जो है एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ऑर्बिटल डायग्राम आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम उसको रिप्रेजेंट किया गया है, बट मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साथ साथ पैरेलली ट्राई करते रहना। तो देखते हैं इसमें वन बाय वन एग्जांपल देखते चलते हैं। इस वाले केस में आपने अभी देखा जो है प्रोपीन कार्बोकैटायन, उसके अलावा कार्बोकैटायन बोलते हैं विद पॉजिटिव चार्ज के साथ में, ठीक है। उसके अलावा और क्या केसेस आप देख सकते हो, तो जैसे ये मैं कंसीडर करता हूं, इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ करो साथ में आप CS2+, ठीक है। इसको लर्न करते हैं, देखिए। तो इन दैट केस क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट क्यों होगा, बिकॉज इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये इसको जो है इसका इंतजार कर रहा है कि कब इसको इलेक्ट्रॉन मिले, और बगल में जब पाई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो उसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली पाई और जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो वैकेंट जो ये पी ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल का जो पाई बॉन्ड बना होगा, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है या इंटरेक्ट कर सकता है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ केस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, CS3 CH। अच्छा बताओगे आप पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, CH डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, सही है ना। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे आप दिखाओगे, ध्यान है ना कि रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते वक्त, क्योंकि अदर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है, यही तो पॉसिबल है, RS1 एंड RS2, और किसी की पॉसिबिलिटीज नहीं है इस केस में। तो RS1 हो गया, RS2 हो गया। अच्छा, इसका जो है ड्रॉ कर लिया जाए तो CS3 रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लेते हैं, CS3 CH, ठीक है, CH CH2। क्या हुआ है, जो पाई बॉन्ड है ना, देखो आप पूरे मॉलिक्यूल्स में इसको छोड़ के, ये बॉन्ड को छोड़ के, यहाँ पे ये डीलोकलाइज हो गया।
करेक्ट ना। अब पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, डेल पॉजिटिव यहाँ पे, डेल पॉजिटिव यहाँ, ठीक है। हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन अलग हो, इसका कंट्रीब्यूशन अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। वो बाद में हम लोग जब स्टेबिलिटी कंसीडर करेंगे तब आइडिया लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये दोनों हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन कुछ अलग हो, इसका कंट्रीब्यूशन अलग हो, और यहां से आपको रेजोनेंस हाइब्रिड दिया हो, ठीक है। तो ये केस रहा पाई बॉन्ड विथ कुछ एग्जांपल 1, ठीक है। और भी ट्राई करते हैं, ठीक है, और भी ट्राई करेंगे हम लोग इसमें। ये आप देखना, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। अब इस केस में देखो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन को मैं इधर शिफ्ट कर दिया। पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होता है तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ इस तरीके से देखोगे, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देन पाई इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा दो, और भी पॉसिबल है ना, इस पाई इलेक्ट्रॉन को भी तो मूव कराया जा सकता है। ये आपको कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर दे दिया, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज। आपने क्या देखा, अभी तक दो आरएस थे, अब आपके पास RS1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, 3 RS बन गया है, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे आगे के पार्ट में कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन वो जो है डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो अगर केस आप इसको कंसीडर करो, ठीक है, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा क्या, ये जो है पूरे सिस्टम पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज देख लो कहां पे आया, इस वाले कार्बन पे तो डेल पॉजिटिव, देन बीच वाले कार्बन पे डेल पॉजिटिव, अल्टरनेट पोजीशन पे आएगा डेल पॉजिटिव, ठीक है ना। ये रहा आपका सिस्टम। और भी सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है, बिल्कुल। एग्जांपल 3, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इसमें आप ड्रॉ करो, एक बार वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ करते रहो साथ साथ में, देखो आप ड्रॉ किया जाए। इस पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर शिफ्ट करा सकते हो, ये कोई पॉसिबिलिटीज दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं इधर शिफ्ट करा दिया तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपके सामने ऐसे आएगा, ठीक है। देखना आप ध्यान से, डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये केस कुछ ऐसे हो गया कि आप इस पाई इलेक्ट्रॉन को अब जो है रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करें तो क्या किया है आपने, पाई इलेक्ट्रॉन को इस दोनों कार्बन के बीच में 1 2 3 कार्बन के बीच में डिलोकलाइज किया है, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे लगा, तो ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार खुद से ड्रॉ करके, ठीक है। आइए और भी केसेस कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल 4, देखना आप ध्यान से, डबल बॉन्ड। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड। एक बार ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। देखें इसको, पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, अगर आप इधर मूव कराते हो तो ये आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देगा, समझना। डबल बॉन्ड ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया। इसको फर्दर शिफ्ट कराया जा सकता है, ठीक है। फर्दर आपने शिफ्ट कराया, क्या हो गया इस केस में, तो डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, डबल बॉन्ड यहां पे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, लाइक दिस। अब इसको आप इधर शिफ्ट करा दो पाई इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पाई इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, इस चीज को समझना। ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और डबल बॉन्ड का जो सिस्टम है कुछ ऐसे आपको दिखेगा। तो कितने RS बन के आ रहे हैं, अगर आपसे पूछा रहता कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड 2 3 एंड 4, ये आपका पास है। अच्छा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर आप चाहो तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ कर लो इसमें। क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछ दिया जाता है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब देखा जाए इस केस में होगा क्या कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया है, डेल पॉजिटिव यहाँ पे, इसका एक अल्टरनेट पोजीशन छोड़ दो तो डेल पॉजिटिव यहाँ पे, इसका एक अल्टरनेट पोजीशन छोड़ दो तो डेल पॉजिटिव यहाँ पे, इसका एक अल्टरनेट पोजीशन छोड़ दो तो डेल पॉजिटिव। एक बार आप मैच करा लो इसमें, देख लो कहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है कि नहीं आया है। तो ये केसेज है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो क्लियरली। इस केस में 4 RS पॉसिबल है, इस केस में 2 RS पॉसिबल है, इस केस में आपने 3 RS जनरेट किया, और इस केस में आपने जो है बोला कि 2 RS पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चन जो है छोटे मोटे पूछ दिए जाते हैं कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल।
और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बट इसको आप जो है नोट डाउन कर लो, एक बार मैच करा लो इसको आंसर को। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एग्जांपल बनता है जब हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल CH2, इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे कॉल करते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हम लोग कार्बोकैटायन कंसीडर कर रहे हैं। आगे वही डिस्कशन का पार्ट रहेगा जब हम लोग कार्बोकैटायन को डिटेल करेंगे। तो ये इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ, एक बार ट्राई करोगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए ट्राई करते हैं इसको। पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कराया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड लाइक दिस। इस पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर शिफ्ट करा दो। देखना पहले कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बस करना है कि आपको ड्रॉ करना है। इसमें आप जितना ड्रॉ करोगे उतना आपके लिए प्रैक्टिस होगा। ऐसा नहीं कि जो है कल कर लेंगे आज कर लेंगे, रिवीजन भी आपको डेली बेसिस पे करना होगा, तभी आप चीजें सीखोगे और जो है रिटेन कर पाओगे। अदरवाइज आज पढ़ा कल भूल गए, ऐसा भी हो सकता है केस, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि डेली बेसिस पे इस पे जो है रिवीजन करना है। रिवीजन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली करोगे तभी आप रिटेन कर सकते हो कॉन्सेप्ट वगैरह को, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। आज वैसे तो प्रैक्टिस है, जितने बार आप प्रैक्टिस कर लो, भूलने वाली चीज नहीं है। अगर आप एक दो बार सही ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये केस हो गया। अब इसको आप डीलोकलाइज फर्दर कर लो, ठीक है। इसका फर्दर कर लो तो ऐसे कुछ आ जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों स्ट्रक्चर को मैं सेम नहीं कंसीडर करूंगा। लास्ट और ये जो है फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर देख लो। पाई इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट कर गया ना, इस वाले केस में यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इस वाले केस में यहाँ पाई बॉन्ड है। दोनों के केस में पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो तो डिफरेंट आ ही गया। तो ये हमारा हो गया RS1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 एंड 5, ठीक है। इससे अगर हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड जनरेट करना चाह रहे हैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। ये आप कुछ इस तरीके से जो है ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस। देखना पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे जनरेट हुआ है। डेल पॉजिटिव यहाँ पे, डेल पॉजिटिव यहाँ पे, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, अल्टरनेट पोजीशन है, डेल पॉजिटिव जहाँ जनरेट होगा। ये केस है। थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम भी इसको विजुअलाइज कर ही लेते हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे ऑर्बिटल आपस में पैरेलली ओवरलैप कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आपको समझाना पड़ेगा। वैसे तो आप सभी में अगर ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको विजुअलाइजेशन उसका मिल जाएगा। जैसे देखो इस बेंजीन को मैं ड्रॉ ऐसे कर रहा हूँ सच दैट कि ये वाला जो साइड है ना, ये नीचे वाला साइड आपके तरफ पॉइंट आउट करे। थोड़ा सा इसको आप विजुअलाइज करना, ठीक है। ये वाला साइड आपके तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, सच दैट कि हम लोग थोड़ा सा इसके ऑर्बिटल डायग्राम को भी समझे, जो मैंने मेंशन किया कि वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये देखो आप, ये रहा आपका बेंजीन रिंग में क्या है, पाई बॉन्ड। ये रहा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। ये सभी आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, करेक्ट ना। ये आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अब देखो आप, जो नेक्स्ट कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये वाला कार्बन, इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होगा। ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ये इसके साथ पैरेलल होगा। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज आवर वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल जो कि किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है इसके पाई बॉन्ड के साथ। ये हमारा पाई बॉन्ड है ना, ये दिस वन इज पाई बॉन्ड, दिस वन इज पाई बॉन्ड, दिस वन इज पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड के साथ है। और ये पाई बॉन्ड आपस में खुद में कॉन्जुगेशन है, आगे वाले सिस्टम में हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से कुछ होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है लाइक दिस, तो यहाँ बैकेंड खाली हो जाता है। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है तो यहाँ पे बैकेंड। तो इस तरीके से ये कुछ डीलोकलाइजेशन प्रोसेस, जो हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अकर होता है सिस्टम के अंदर। और इस सिस्टम को जो डीलोकलाइजेशन प्रोसेस है ना, वो थोड़ा मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। जनरली होता है ऐसे ही, राइट। अगर डीलोकलाइजेशन अकर हो रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी किसका, या तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, जो भी है इसमें वो ऐसा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, अदर के केस में आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। ये वैकेंट हो जाएगा, नेक्स्ट ये वैकेंट हो जाएगा, ये वैकेंट हो जाएगा, इस तरीके से। और पाई बॉन्ड, एक जो नया पाई बॉन्ड है इसके बीच में बन जाएगा। अच्छा, ये वाला एग्जांपल शायद बहुत लोगों ने, अभी एरोमेटिसिटी तो नहीं एक्सप्लेन किया गया, बट ये आगे हम लोग करेंगे, ये कैसे एरोमेटिक सिस्टम है, राइट, क्या क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है। देखना
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर शिफ्ट करा सकते हो, बिल्कुल कराया जा सकता है। जो नया स्ट्रक्चर जनरेट होगा कैसे होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी कहाँ पे, ये कैसे हो जाएगा स्ट्रक्चर, देखो आप इधर आपने मूव करा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, सही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसको फर्दर डीलोकलाइज करा सकते हैं, हाँ किया जा सकता है यहाँ पे। तो जो अगर डीलोकलाइज कराओगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा आपका, देखना आप ध्यान से कैसे मैं इसको करा रहा हूँ। तो कराने में फर्स्ट स्ट्रक्चर ही आ जाएगा, मैं इसको ऐसे करा रहा हूँ डीलोकलाइज, ठीक है। तो ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। देख सकते हो कि जो तीनों के तीनों कार्बन है ना इस पॉजिटिव चार्ज को शेयर कर रहे हैं, तीनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये RS1 बोल दो, ठीक है, RS फर्स्ट, इसको RS2 और ये RS3 हो गया आपका, सही है ना। इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं लाइक दिस। इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड में बनाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इस पे आप डेल पॉजिटिव दे दो, या चाहो तो 1/3 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या बहुत लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, क्या किया है इसमें, पॉजिटिव चार्ज को अपने पूरे कार्बन पे, ये कार्बन भी शेयर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, ये कार्बन, तीनों कार्बन इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो इक्वली जब शेयर कर रहे हैं ना, और तीनों के तीनों जो रिंग में प्रेजेंट एटम है, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, इसको मैं आप ऐसे दिखा सकते हैं +1 की तरह। यानी क्या हुआ कि जो +1 चार्ज है ना, ये तीनों कार्बन पे शेयर किया जा रहा है। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट करो, फर्क कोई नहीं है, दोनों में सेम चीज है कि आपने पॉजिटिव 1 को डीलोकलाइज कर दिया है एट ऑल 3 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये हमारा रहा एग्जाम्पल, और भी ये कंसीडर करते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसमें भी प्रैक्टिस करो कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं। देखना, इस वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसको नेम दिया जाता है वैसे तो ट्रोपिलियम आयन, अगर चाहो तो आप लिख लो, आगे हम लोग देखेंगे ट्रोपिलियम आयन होता क्या है जब हम लोग एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो, ठीक है, ट्रोपिलियम आयन बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इस केस में बनाओ आप एक बार, ट्राई करो कि कितने RS1 के आ रहे, ट्राई किया जाए। इस पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर डीलोकलाइज करो, करेक्ट ना। देखना आप ध्यान से, थोड़ा सा भी हो सकता है आप स्ट्रगल करोगे, बट ये स्ट्रगल बहुत टाइम के लिए नहीं रहेगा। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो सफिशिएंट तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो गया। अच्छा, इसको मैं इधर डीलोकलाइज कर देता हूँ, ठीक है, इधर डीलोकलाइज करा दिया गया, तो ये बन गया आपका कुछ ये स्ट्रक्चर। देखना आप ध्यान से, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर डीलोकलाइज करा दो, ठीक है, इधर आपने डीलोकलाइज किया ना इसको, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, ठीक है। क्या यही पॉसिबल है? नहीं, और भी आएंगे, और सभी के सभी जो है आपस में देखोगे सभी इक्विवेलेंट है, सभी इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं है। देखते हैं हम लोग, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट ना। हमने 5 स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया, और भी स्ट्रक्चर बनेंगे क्योंकि ये इस कार्बन पे नहीं आया अभी, देखना ध्यान से। तो अगर मैं इसको मूव कराया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड ये आ गया, पॉजिटिव चार्ज ये, सही है। फिर और ही पॉसिबल है, बिल्कुल, इस पाई इलेक्ट्रॉन को फर्दर शिफ्ट करा, बिकॉज अभी भी स्ट्रक्चर रिपीट जैसे होना शुरू हो जाएगा तब आप बंद कर देना, इसको ड्रॉ करना बंद कर देना, ठीक है। देखें इसको, तो ये कुछ आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड ये रहा, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं रोटेट कराऊंगा इसको ऐसे, ठीक है, तो फिर हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर ही आ जाएगा, तो उसको जो है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कितने RS आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। इस केस में बहुत सिंपल सा केस होता है, जब हम लोग इस तरीके का सिस्टम लेते हैं ना, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज तीनों एटम पे डीलोकलाइज हो गए, तो 3 RS बन के आएंगे। ऐसा 7 कार्बन के साथ सिस्टम है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 7 RS बना के देंगे। देख लो आप, RS1 2 3 4 5 6 and 7,
ये आपके जो है RS बन के आ रहे हैं 7 RS। अच्छा रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है देखना आप। तो इस केस में जो पॉजिटिव 1 चार्ज है ये सभी के सभी कार्बन पे डिलोकलाइज हो जाएंगे, देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने एक आपके पास एनालॉजी रखा कि एक बंदे के ऊपर आप जो है सातों के सातों बुक रख दो, या आप चाहो तो जितने भी अगर उसके आसपास में खड़े लोग हैं उस पर कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्रू हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, यानी कि 1/7 आ जाएगा ऑलमोस्ट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको आप चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पाई इलेक्ट्रॉन तो डिलोकलाइज है ही, पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे मॉलिक्यूल पे +1 चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, और सभी के सभी जो एटम है ये 1/7 1/7 1/7 सभी एटम कार्बन एटम इस चार्ज को शेयर करेंगे, ठीक है। तो शेयरिंग इज केयरिंग फॉर दिस मॉलिक्यूल, जितना ये चार्ज अपना शेयर करेंगे उतना ही अपने आप को केयर करेंगे, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगी, और कोई फैक्टर नहीं है रेजोनेंस होने के पीछे। द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रेजोनेंस इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी केसेस कुछ ऐसे ही है, आपको देख लो किस तरीके से मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, किस तरीके से चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सच डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे जो फिनोमिना काम कर रहा है दैट इज द रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस नहीं होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो शायद ये स्टेबिलिटी उतना मॉलिक्यूल को नहीं मिल पाती जितना स्टेबिलिटी यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा। तो ये सिस्टम कंसीडर करोगे आगे जब रिएक्शन में देखोगे तो कितना हाई स्टेबिलिटी इसको मिल रही होगी, इस सिस्टम को, इन सभी सिस्टम को आगे हम लोग कंसीडर करेंगे। ये देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, प्रॉपरली इसको ड्रॉ करो, जितने बार प्रैक्टिस करना चाहो उतने बार प्रैक्टिस करो, ताकि एक बार जब आपको हैबिट हो जाएगा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के, फिर इन दैट केस आपको सोचना ही नहीं, फिर तो आप आसानी से जो है उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, देखना आप ध्यान से। लग रहा हो कार्बन ही केवल इन्वॉल्व होगा क्या रेजोनेंस में? नहीं, और भी एटम में आ सकते हैं। ये एग्जांपल देखो, हम लोगों ने क्या बोला, पाई बॉन्ड विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल। ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड विथ वैकेंट, पाई बॉन्ड रहेगा तो उसमें जो है वैकेंट क्यों हो सकता है। पाई बॉन्ड का जो रेजोनेंस हो वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, लाइक दिस। यहां पे क्या है कि बोरान ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक पी ऑर्बिटल तो वैकेंट होगा ना, इसका हमेशा वैकेंट रहता है, बोरान के केस में वैकेंट रहेगा। तो आप करोगे क्या इस केस में, देखो पाई इलेक्ट्रॉन को इधर डिलोकलाइज करा दो, पाई इलेक्ट्रॉन को आप इधर डिलोकलाइज करा दो, ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड। अच्छा चार्ज, नेट चार्ज तो चेंज होगा नहीं, यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज आपने दे दिया, यहां पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। अरे जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन था उससे ज्यादा इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया ना, एक तो इसी कार्बन के साथ रहा, क्योंकि ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है इसके साथ में, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लिया ना। तो निगेटिव चार्ज क्या दिखा रहा है कि इस बोरान ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि उसने कितना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो निगेटिव चार्ज, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, ये चीज होती है, ठीक है। तो ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे, RS1 और RS2। देखेंगे इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा। बहुत लोग को थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे स्टेबिलिटी हम लोग कंसीडर करेंगे, बट उसमें भी हम लोग जाएंगे सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो ये केस हो गया, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। CH2, इस पे क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से डिलोकलाइज हो गया, इस तरीके से, इस पे मैं डेल नेगेटिव दे दूंगा और इस पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जाएगा ना। तो यहाँ पे इस चार्ज नहीं है, इस पे कुछ चार्ज है, दोनों के कंट्रीब्यूशन से इस पे डेल पॉजिटिव है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे निगेटिव है, दोनों के कंट्रीब्यूशन से डेल नेगेटिव है, ठीक है। एक बार ऑर्बिटल डायग्राम भी समझ ही लेते हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन BH2, ठीक है। ऐसा कुछ होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, लाइक दिस, और इसके पास में एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, दिस इज द वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब होगा क्या कि वैकेंट p ऑर्बिटल को इंतजार है कि कोई इलेक्ट्रॉन उसको दे, राइट। तो ऐसा तो सबको चाहिए, क्या करेगा वो, यहां से ले जाएगा इसको। इलेक्ट्रॉन मींस पैसा, समझना आप एक तरीके से। तो जिसके पास नहीं है पैसा वो जो है डिमांड करेगा किससे, जिसके पास है पैसा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाएगा और आपको जो है कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा।
अब इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, देखना आप ध्यान से, इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसके पास में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH BH H। तो इस केस में क्या हुआ, इसने जो है एक नया पाई बॉन्ड बनाया। अब चूंकि कार्बन, इस बोरान ने एक निगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो निगेटिव चार्ज आ गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना है तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, बोरान हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। इस केस में क्या है कि वैकेंट p ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये तीनों p ऑर्बिटल एक तरीके से ऐसे दिखा सकते हो। इस पे आप दिखा सकते हो डेल निगेटिव, इस पे दिखा सकते हो डेल पॉजिटिव। तो ये ऐसे कुछ हम लोग ड्रॉ करेंगे किस सिस्टम के लिए, पाई बॉन्ड विद द वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, आगे के सिस्टम में भी कुछ इसी तरीके से रहेगा, बहुत कुछ चेंज होने वाला नहीं है, बट हम लोग उसमें भी प्रैक्टिस रखेंगे। एक और फेमस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रखा गया है, जैसे आप इसको एग्जांपल में ही कंसीडर कर लेते। ठीक है, ये देखना, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, बोल दिया गया, ठीक है, इन्होंने बोला कि कंसीडर द नंबर ऑफ कार्बन या कंसीडर द नंबर ऑफ एटम, पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है, एट विच पॉजिटिव चार्ज विल जनरेट, एट विच पॉजिटिव चार्ज विल जनरेट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया। और इस स्ट्रक्चर को देकर क्या पूछा इन्होंने, पूछ दिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम एट विच पॉजिटिव चार्ज विल ऑब्जर्व, देखा जाए, इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ, इंक्लूडिंग दे दिया तो इसको एक काउंट करोगे। अच्छा देखो, अब इस बात को समझना, ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहां से मैं इसको डिलोकलाइज करूं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसको मैं एस्ट्रिक सिंबल रख देता हूं। अगर इसको मैं इधर इधर तो नहीं कर सकते हैं, ब्रेक हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज सिंगल सिंगल, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता फिर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचा जा सकता था। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से डिलोकलाइज हुआ तो यहाँ पे भी आ सकता है पॉजिटिव चार्ज, इसको आपने डिलोकलाइज किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, इधर आप डिलोकलाइज किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों ने छोड़ दिया है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर आप डिलोकलाइज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ही हुआ। अगर इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो ये 7th हो जाएगा, अगर एक्सक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो 6। तो अगर मान लो मैं इंक्लूडिंग पूछ दिया, इंक्लूडिंग का केस रख के पूछ दिया आपसे, इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर कितने ऐसे केसेस हैं जहां पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। ठीक है, हो सकता है कभी कभी नाइट्रोजन वगैरह एटम हो तो उस केस में ध्यान रखना। वैसे भी केसेस आ सकते हैं कि पूछ दे कि एट हाउ मेनी केसेस द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज विल जनरेट, कार्बन पे है, और हो सकता है उस केस में आप ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव या कुछ और एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हो। इधर नहीं रेजोनेंस दिखा सकते हो ना, ये तो समझ में आती है बात। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं किस सिस्टम के, द पाई बॉन्ड विद वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, तो आगे के जो लेक्चर होगा, आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग इसके सिस्टम रह गए जिसमें कि पाई बॉन्ड विथ फील्ड p ऑर्बिटल देखा जाएगा, मींस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ में, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ में, पाई बॉन्ड का ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में, यानी कि हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ में, वो सभी सिस्टम कंसीडर करेंगे। मैं डिटेल करना चाहूंगा और यही बेस्ट टाइम है। हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा इसमें सफिशिएंट टाइम इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आप सीखें। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, ऐसे केसेस मैं दे सकता हूँ, ऐसे बनाने को बहुत सारे बना सकता हूँ, आप इसके लिए ड्रॉ करो, ऐसा कुछ केस ले लो। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो और फिर इसके लिए ड्रॉ करो, देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, ऐसा कुछ केस हो जाए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप ले लो। ठीक, आप ट्राई करो, ऐसे तो हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं, आप इसको ट्राई करो, देखो इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो इसको होमवर्क के लिए कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ले लो, इस सिस्टम को कंसीडर कर लो। ठीक है, और भी मतलब बनाने को आप खुद एग्जांपल्स जो है ड्रॉ कर सकते हो कि कितने कंसीडर किए जा सकते हैं, ऐसे ले ड्रॉ करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, तो ये चीज है कि टाइम इसमें रखा जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको कितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, ताकि ये बाद में दिक्कत तो ना करे कि हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद सम अदर सिस्टम और वहां से हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।